ओम मंगलम भगवान मंगलम विष्णु मंगलम पुंडरीकाक्षाय। आई मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई लव यू स्वाहा। उनके जो अक्षर थे उनकी सेफ देख देख के प्रैक्टिस करके 7-8 दिन मुझे लगे। मैंने बताया नहीं कि मैं खुद ही कर रहा हूँ। लोगों को ये लगे कि वाह मज़ा आ गया। अपन का अचानक कहीं गिर गए, वो भी गोल्डन, लेकिन लोग बैठ के रोने लगते हैं। अरे रो मत, गिर गया तो तू मर भी सकता था, लेकिन जिंदा है इस चीज़ की खुशी मना। और मर गया। जिंदगी में एक रात ऐसी भी आएगी जिसके बाद में सवेरा नहीं आएगा, विदा होना पड़ेगा। बस यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। हेलो नमस्कार, मैं आशीष कुमार यादव, मोटिवेशनल स्पीकर और इंस्पिरेशन कोच। एक व्यक्ति में हम एक चीज़ को मान सकते हैं, 2 खूबियां मान सकते हैं, 3 चीज़ मान सकते हैं, लाइक भी 4 प्रोफेशन मान सकते हैं। लेकिन आज हम एक ऐसे इंसान से मिलने वाले हैं जो शायद मेरे हिसाब से, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, उनमें बहुत सारी ऐसी मल्टीपल चीज़ें हैं जिन पे वो काम कर रहे हैं। उसमें पेंटिंग है, डॉक्टर है, टीचर है, एज एक्टर है, कॉमेडियन है, यूट्यूब व्लॉगिंग करते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो है करते हैं, और इनमें भी शायद कुछ ना कुछ ऐसी बात हो जो शायद छूट गई हो, मैंने बताई नहीं हो। देखो, मैंने एक चीज़ सीखी है, अगर आप अपने समय को प्रॉपर यूटिलाइज करना चाहते हैं तो उसमें आपको 24 घंटे मिलते हैं, और सक्सेसफुल इंसान को भी 24 घंटे ही मिलते हैं। बट डिपेंड ये करता है कि आप अपने 24 घंटे में करते क्या हैं। 6 घंटे 8 घंटे आप सो जाते हैं, 6 घंटे या 5 घंटे आप अपने किसी प्रोफेशन पे काम कर रहे हैं, बट उसके बाद भी फिर भी आपके पास 6 या 8 घंटे मिलते हैं। अब लोग वहाँ पे क्या काम करते हैं, ये हर एक इंसान का अपना अपना नज़रिया तय करता है कि वो उस समय को यूटिलाइज करता है या वो बर्बाद करता है। मैंने एक बहुत बड़ी चीज़ सीखी थी रॉबर्ट अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली थी कि आप जो भी चीज़ चाहते हैं उसकी सोच हमेशा आपकी बड़ी होनी चाहिए। एक एग्जांपल देता हूं कि अगर आप जिस चीज को पाना चाहते हैं, लाइक भी जैसे आपका कोई ड्रीम हो गया, कोई गाड़ी है, सपोज देन फॉर्च्यूनर हो गई, मर्सिडीज हो गई, कोई जगवार हो गई, कोई भी हो गई। अब हम उसको सोचने से पहले क्या सोचेंगे माइंड में कि ये तो हमारे औकात से बाहर की बात है। सपना अगर आप देख ही नहीं पा रहे तो वो रियलिस्टिक में आपकी लाइफ में कभी नहीं आएगा। अल्बर्ट आइंस्टीन ने बड़ी बात बोली थी अपने एक थ्योरिकल एक इंटरव्यू में कि अगर आप सोच नहीं सकते, अगर आप सपना नहीं देख सकते जिस चीज़ को चाहते हैं, तो वो आपकी लाइफ में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, कभी नहीं आएगा। लेकिन अगर आप इमेजिनेशन कर सकते हैं, सोच सकते हैं, तो सोचने के बाद फिर आप उस पर एफर्ट डालना शुरू करते हैं। हम दुनिया में जितनी भी चीज़ें देखते हैं, मोबाइल है, घड़ी है, कैमरा है, लेंसेज है, जितनी चीज़ें देखते हैं, गाड़ी है, सब चीज़ें आने से पहले एक सपना था, एक इमेजिनेशन थी। अब ऐसा तो है नहीं कि बिना सोचे वो चीज़ बनी, ऐसा कभी नहीं हो सकता, और फ्यूचर में भी कभी नहीं होगा। होने से पहले आपको सोचना पड़ता है। राइस ब्रदर ने 17 साल लगाए थे एरोप्लेन का आविष्कार करने में या उसको बनाने में, तो होने से पहले दिमाग में सोची गई कि यार ऐसा पॉसिबल है, ऐसा किया जा सकता है। तो ये सोचना आपको है। जिंदगी में जो भी चाहते हो, हर बार एक चीज हमेशा अपने माइंड में याद रखना, जो चीज हम दिमाग में जिस चीज की छवि बना सकते हैं, हम रियल लाइफ में वैसे बन सकते हैं। नमस्ते। नमस्कार जी। मैं एज ए लोगों भी स्टडी करता हूँ, और जो भी अपने फील्ड में, प्रोफेशन में जो भी वो कुछ काम करते हैं, उनसे मैं कुछ सीख पाऊँ, वो मेरा हमेशा एक मोटिव रहता है। तो आज आपकी लाइफ की कुछ चीज़ें जो मैं जानना चाहूँगा, तो आपकी जो लाइफ का जो पार्ट रहा आपका स्टडी से लेकर के अभी तक का जो जीवन का सारा, वो आप हमें बताइए। तो आशीष जी, मैं सभी दर्शकों को सबसे पहले मेरा नमस्कार, प्रणाम। छोटे से गांव तिगरिया का मैं रहने वाला हूं, और एक मिडिल क्लास फैमिली से हूं। पिताजी चिड़ाई का काम करते थे। अच्छा। और 2011 में अचानक कुछ इंसिडेंट ऐसे हुआ कि उनकी दोनों आंखों की रोशनियाँ चली गई। अच्छा। माताजी भी मेरी गृहिणी हैं और अनपढ़ी हैं। 6 भाइयों में 5वें नंबर का हूँ मैं। अच्छा। शुरू से मेरी सोच रही है कि कुछ अलग करें, और अलग भी इस प्रकार का करें कि जिसको देख करके, सुन करके लोगों को ये लगे कि वाह मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। हाँ, बंदे ने अच्छा काम किया। देखो, अपन अच्छा काम करेंगे तो भी उदाहरण बनेंगे, बुरा करेंगे तो उदाहरण बनेंगे। शुरू से मेरा ये था कि लोग मेरा उदाहरण दें अपने बच्चों को जी, लेकिन उदाहरण ये नहीं कि अरे पढ़ ले, नहीं वो देख फला का लड़का जी, है ना, इस टाइप का नहीं। वो ऐसा कह रहे कि देख, सीखो कभी उनसे। ये मेरी शुरू से रही है।
धानोता में 11वीं और 12वीं मैंने धानोता से की, लेकिन अभी ऑन कैमरा कहनी नहीं चाहिए, लेकिन 7वें पीरियड में हम लोग बंक कर जाते थे वहाँ से। अच्छा, मतलब 6 पीरियड पढ़ते थे। हाँ, साथ और 7वें पीरियड खाली आता था, 8वां हिंदी का डबल पीरियड आता था। हाँ। तो मैं लगभग 6ठा पीरियड पढ़ते ही धानोता से बंक करके, यहाँ प्रिंस मॉडर्न स्कूल थी, वहाँ 6ठी 7वीं 8वीं को संस्कृत पढ़ाता था। एक तो अखबार पढ़ने का मुझे शुरू से बहुत चाव था। अच्छा, अगर दूसरे या तीसरे रोज मेरा नंबर नहीं आता था तो मैं अपने टीचरों से जाके बिड़ जाता था कि सर 3 दिन हो गए मेरा नंबर नहीं है। और आजकल ये होता है कि बच्चों को हमें ज़बरदस्ती उठाना पड़ता है जी। तो ऐसे ही मैं स्कूल में बच्चों को कहता हूँ कि आप अपने आप को निखारो, हम आपके लिए तैयार हैं। एक जब भी कोई जयंती होती थी, चाहे वो गांधी जयंती हो, शास्त्री जयंती हो, और कोई सी भी जयंतियाँ हो, चाहे कोई और कोई प्रोग्राम हो, मेरी लाइफ में, स्कूल लाइफ में ऐसा कोई प्रोग्राम गया नहीं जिसमें मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया। अच्छा, ये शुरू से मेरा एक कीड़ा था एक्टिंग का। स्कूल लाइफ के बाद में भी मेरे मित्र रामोतार जी कुमाऊं थे, जिनकी निवाणा के अंदर स्कूल चलती थी आपके। तो उस स्कूल में भी जब मैंने स्कूल कर ली थी 2007 में, तब भी मैं वहाँ जाके प्रोग्राम देता था। अच्छा, वहाँ मैंने पार्टिसिपेट किया था। अब ये टीचिंग का भूत तो शुरू से था ही, एक्टिंग का बचपन से था, तो कुल मिला के क्या था ये मेरे समझ से बाहर की बात है। और बड़े भैया ने हॉस्पिटल किया था अपने ताऊ जी के लड़के ने, जयपुर। उस समय उन्होंने हॉस्पिटल किया तो उनको ज़रूरत थी किसी पेंटर की। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार कोई पेंटर बता जो अपने चोमू और सापुरा तहसील के दोनों जगह अपने इसका हॉस्पिटल ऐड कर सके। मैं सोचा कि यार किसी पेंटर से बात की तो काफ़ी पैसे बताए, अब मेरी उम्र उतनी थी नहीं। तो जितने पेंटर ने बताया, मेरे बैठे बैठे दिमाग में यार क्यों नहीं साले को इसको काम को मैं ही कर दूँ। चोमू गया और पेंटिंग की जहाँ सामान मिलता है वहाँ से कलर वगैरह ये परचेज किए और लग गए दीवारों पे पोतने पे। 7-8 दिन की कड़ी मेहनत की। और जो पेंटर लिख के जाते हैं उनके जो अक्षर थे उनकी सेफ देख देख के प्रैक्टिस करके 7-8 दिन मुझे लगे। और जब भी मैंने पेंटिंग की इस क्षेत्र में तो भाई साहब को अच्छी लगी वो, यार पेंटर तो तूने अच्छा पकड़ लिया। मैंने बताया नहीं कि मैं खुद ही कर रहा हूँ, लेकिन वो कड़ी धूप के अंदर कभी मैंने देखा नहीं कि जून का महीना है, धूप गिर रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सुबह बिना खाना खाए निकल गए, शाम को आए, कब खा रहे हैं कब नहीं खा रहे। तो उस पेंटिंग के काम में मैं इतना खो गया कि वॉल पेंटिंग और मिनिएचर पेंटिंग, मतलब मिनिएचर पेंटिंग होती है जिसमें आप हूबहू आपकी तस्वीर बना दूं। अच्छा। मैं तो कब सीख गया मुझे खुद को भी पता नहीं। अच्छा, तो ये हाँ बचपन से मुझे शौक था पेंटिंग का। अब आप एक चीज सीखिए, देखो बचपन में आपके अंदर जो नींव डाली जाती है, अगर आप उसको बेहतर बनाएंगे तो यकीनन आप उसी फील्ड में डायमंड बन सकते हैं। समझो एक बीज होता है जिसको अगर हमें रोपण नहीं करवाएंगे तो कुछ समय बाद वो सड़ना शुरू हो जाएगा, लेकिन अगर उसी बीज का हम रोपण एक राइट डायरेक्शन में कर देंगे तो वो बीज एक अच्छा वृक्ष बन करके आपको फलीभूत होकर के फल देगा। अब इनमें बचपन से मुझे समझ में नहीं, मैंने भी शायद ऐसे पहले व्यक्ति मिले होंगे जिनके लाइफ में सब चीजें कीड़ा है। एक्टिंग भी करनी है, एक्टिंग भी आपने करनी शुरू कर दी, फिर पेंटिंग में भी आप प्रोफेशनल बन गए, अब जैसे टीचर भी हैं। तो ये मतलब समझ में ना सारी चीजें आप मैनेज कैसे कर रहे हैं अभी? ये आशीष जी सही बात बताऊँ क्या, कई बार मैं सोचता हूँ तो मुझे खुद को भी समझ में नहीं आती। एक्चुअल में पेंटिंग में कोई गुरु नहीं रहा मेरा, एक्टिंग में भी नहीं रहा और टीचिंग में भी नहीं रहा। मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा जो गुरु होता है ना, वो आदमी का खुद का कॉन्फिडेंस होता है जी। अगर आदमी, वो कहते हैं ना कि विचार लो कि मृत्यु हो, विचार लो कि मृत्यु हो, ना मृत्यु से डरो कभी, मरो मगर यो मरो कि याद तो करे सभी। ये शुरू से एक चीज़ रही है कि अगर आदमी की किसी चीज़ को लेकर अगर भूत सवार हो जाए, उसके लिए ज़रूरी सबसे पहली चीज़ है आप कुछ भी कर सकते हैं। देखो नथिंग इम्पॉसिबल। जी बिल्कुल मानता हूँ। मानते हैं बहुत से लोगों ने ऐसा मुकाम हासिल किया है जहाँ उसके बारे में अपन आज भी सोचते हैं तो ये सोचते हैं यार ये चीज़ें नहीं आदमी नहीं कर सकता। जब अभी आपने कहा राइट बंधुओं के बारे में, यार कोई सोच सकता है कि लोहा आकाश में उड़ेगा जी? ये तो वही सोच सकता है जो बिल्कुल पागल हो। बिल्कुल। तो ये पागलपन होना जरूरी है। अगर आपको जीवन में कुछ अलग करना है और कुछ मुकाम हासिल करना है तो आपको पागल तो जरूर होना पड़ेगा, उस काम के पीछे लगना पड़ेगा। वो चीज़ आप में होनी चाहिए, धुंध आप में होनी चाहिए, पागलपन होना चाहिए, फिर नथिंग इम्पॉसिबल जी। राइट बंधुओं ने जब सोचा कि यार ये लोहे की चीज़ को उड़ाऊं तो आपको लगता है कि उन्होंने डायरेक्ट ही बना दिया ना?
आपको लगता है कि क्या उन्होंने इस बात को किसी से शेयर नहीं किया होगा? बहुत किया, लोगों से किया। बहुत से किया होगा। जिससे भी उसने शेयर किया होगा उन्होंने कहा साला पागल है। और बड़े आदमी ने तो अपने बच्चों को यहाँ तक कह दिया होगा कि इन दोनों के साथ नहीं बैठना है, साले पागल तो है ही, खुद तो पागल ही है, तुम्हारे को और पागल करेंगे। लेकिन देखो आज लोहा उड़ रहा है, लोहा उड़ रहा है, पंखा उड़ रहा है जी, उड़ रहा है जी। और ऐसे ही बहुत से एग्जाम्पल हैं, बहुत से एग्जाम्पल हैं। तो देखो एक चीज मानिए, आप जिंदगी में आप वो सब कुछ कर सकते हैं जिसको आप इमेजिनेशन कर सकते हैं। और सफलता का देखो कोई शॉर्टकट नहीं है। बिल्कुल। मैं नहीं मानता कि सफलता का कोई शॉर्टकट है। शॉर्टकट नहीं है। सफलता के लिए आपको सबसे मेन चीज़ है कि उसके पीछे लगना पड़ेगा, डेडिकेशन रखना पड़ेगा, और सारी चीज़ें प्रॉपर प्लानिंग के साथ करोगे तो आप सभी मुकाम हासिल कर सकते हो। स्टूडेंट लाइफ जैसे आपने बताया कि जो है ऐसे कई प्रकार के बहुत से धुरंधर भी हैं जो स्टेज के ऊपर खड़ा होते हैं, माइक जब पकड़ते हैं ना तो वही कहते हैं अरे मर साहब आप नहीं बोलो, बस बोल दिए। ये आपने भी खूब देखे होंगे, मैंने भी खूब देखे जी, होता है। मुझे कहीं भी भीड़ दिख जाती है तो मुझे लगता है कि मैं स्टेज के ऊपर जाके बोलूं। जी। बहुत से लोग ये है कि मेरा बोलने का नंबर नहीं आ जाए। ये सारी चीज़ें स्कूल के अंदर भी मैंने इस प्रकार का माहौल बना रखा है कि आज जहां लोग सिर्फ किताबी नॉलेज के पीछे ज़्यादातर भग रहे हैं, मैं ऑन कैमरा बताना चाहूँगा कि मेरी जो प्रार्थना है वो लगभग 50 मिनट से लेके 60 मिनट, मतलब लगभग अप्रोक्स 1 घंटे की रहती है। मॉर्निंग टाइम में 1 घंटा। इस 1 घंटे में हम बच्चों का ये चीज़ें ही डेवलप करवाने का काम करते हैं। छोटे छोटे बच्चों का हम राउंड रखते हैं कि वो कुछ चीज़ें आके बताएं। पर डे 30 से 40 स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कुछ चीज़ें घर से सीख के आते हैं या फिर किताबों से सीखें या फिर टीचर से सीखें। वो मोटिवेशनल चीज़ें भी हो सकती है, कुछ मुहावरे भी हो सकते हैं, स्टोरी हो सकती है। इन प्रकार की चीज़ों को हम प्रार्थना के अंदर करते हैं। 50 मिनट से ऊपर ही मेरी प्रार्थना होती है। हो सकता है हम 5 मिनट पढ़ाने का कम दे रहे हैं, मैं मानता हूँ कि 6 पीरियडों में 5-5 मिनट कम कर रहे हैं, लेकिन सर वो बहुत बड़ी चीज़ दे रहे हैं आप। ये चीज़ें 50-55 मिनट जब बच्चा प्रार्थना में बैठ रहा है, जो सुन रहे हैं वो भी कुछ सीख रहे हैं जी, जो जाके बोल रहे हैं वो बहुत कुछ सीख रहे हैं जी। तो मैंने कभी स्कूल में मैंने माहौल जो बना रखा है ना बच्चों के हिसाब से, बिल्कुल एकदम फ्रेंडली माहौल है। बच्चों को फुल छूट है कि वो प्रार्थना के अंदर आएँ, अपना प्रेजेंटेशन दें, कुछ भी दें। देखो हम गालियाँ तो निकालने देते नहीं ये चीज़ की। बाकी वो कोई कहानी कह सकता है, गाना कह सकता है, भजन सुना सकता है, कुछ मोटिवेशनल चीज़ें कह सकते हैं। बच्चे आते हैं, खूब रुचि लेते हैं बच्चे। बच्चों में होड़ सी लगी रहती है सुबह सुबह। 5-7 दिन में ऐसा होता है किसी बच्चे का नंबर नहीं आता तो वो मायूस सा हो जाता है कि सर मेरा नंबर नहीं आ रहा। अच्छा, ये होड़ आज सर ये बहुत बेहतरीन चीज़ कर रहे हो, इस बात को तो मैं मानता हूँ। ये चीज़ें अपने टाइम पे नहीं थी क्योंकि उस टाइम सिर्फ या तो 2 चीज़ें होती थी, या पेपर पढ़ने के लिए बुलाते थे या फिर प्रार्थना के लिए। क्योंकि उस टाइम वास्तव में जैसे ये बात हमने सुनी है कि बीज का जैसा आवरण आप डालते हैं वैसा ही उसका आउटकम मिलना तय होता है। एक आप गेहूं का बीज डालेंगे तो उसमें कई दाने हमें मिलते हैं, लेकिन आपने दाना ही नहीं डाला तो आउटकम नहीं मिलेगा। अगर आपने ऑन स्टेज परफॉर्मेंस पहले बचपन में कभी किया ही नहीं तो वो कॉन्फिडेंस आने में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मतलब कोई 100 में से 1 बच्चा ऐसा होगा जिसमें कुछ पागलपन होगा, फिर वो बाद में जाके कुछ करेगा, बाकी नहीं होगा। लेकिन अगर उसको प्लेटफॉर्म दिया जाए तो जितना वो करेगा उससे बहुत कुछ आगे करेगा, क्योंकि उसका नींव वहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो रहा है। जी, यहाँ गाँव के अंदर आप कहीं भी बात करोगे ना तो गांव के लोग मुझे बहुत प्रेम करते हैं जी। ये दिल से कह रहा हूँ मैं, गांव के लोगों का मेरे ऊपर बहुत आशीर्वाद रहा है। अब आपने पूछा जैसे कि काम क्या क्या करते हैं, तो टीचिंग का काम तो मैं करवा ही रहा हूँ, स्कूल है। और इसके अलावा रविवार मैं चर्म रोग के यहाँ पेशेंट देखता हूँ। अच्छा, तिगरिया के अंदर ही अपना क्लिनिक है। खुद क्लिनिक है? खुद का क्लिनिक है। अच्छा। उसके अंदर मैं सिर्फ चर्म रोग के पेशेंट ही देखता हूँ। हर संडे सुबह 8 बजे से 1 बजे तक का अपना क्लिनिक रहता है। अच्छा। तो ये मेरा पार्ट टाइम उधर का काम हो गया। इसके अलावा कई लोग कहते हैं कि यार आप क्लिनिक चलाते हैं, स्कूल चला रहे हो, आप फिल्मों में चले गए, आप यूट्यूब के वीडियो बना रहे हैं। राजेंद्र जी के साथ आपने कई बार देखा होगा कि उनके लगभग ज़्यादातर वीडियो का डायरेक्शन और उनके कैमरा में ही हैंडल करता हूँ। देखो 365 दिन होते हैं साल में। इन 365 दिन को मैंने एक प्रकार से फिक्स कर रखा है। स्कूल जो चलती है 225 से 232 दिन के अप्रोक्स चलती है। तो 225 या 232 दिन हो गया। उसके अलावा भी बहुत से दिन बच रहे हैं अभी। 52 संडे आते हैं। 52 संडे वो भी साल के फिक्स है। तो लगभग 280 दिन हो गए। अभी भी 365 में 280 जाते हैं ना,
तो करीब 65 और 85 दिन बच रहे हैं। लगभग 3 महीने होते हैं। हाँ। इन 3 महीने की जो मेरी छुट्टियां आती हैं, जैसे दीपावली की छुट्टियां हो, होली की छुट्टियां हो, सर्दियों की छुट्टियां हो या फिर ग्रीष्मकालीन हो, मेरा सूट का फिक्स रहता है। अच्छा। तो जो छुट्टियां आती हैं गवर्नमेंट की, उनमें मैं मेरा सूट का काम कर लेता हूँ। अच्छा, अभी रिसेंटली हमने इनके वीडियो देखे, सुदीप है लादू ठेकेदार के नाम से, वहाँ भी मैं उनके साथ काम उनके वीडियो मैंने आपको देखा था ना। हाँ, तो उनका जब शूट वगैरह होता है तो सेम डे एक दिन में हो जाता है या फिर 1 दिन 2 दिन 3 दिन लगते हैं? ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। कई लोग मुझे कहते थे कि यार आजकल तो आप ये कॉमेडी वीडियो में भी चले गए, तो स्कूल का क्या है? देखिए, मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, स्कूल का जो टाइम है वो 1:30 बजे पूरा हो जाता है मेरा। हाँ। 2 बजे अप्रोक्स मैं फ्री हो जाता हूँ ऑफिस काम से जी। मेरा जो सुदीप का साथ जो वीडियो का टाइम होता है वो 2 बजे से 3 बजे के बीच में मेरा कॉल टाइम रहता है जी। क्योंकि 2:30 बजे के आसपास या 3 बजे में मैं पहुँचता हूँ तो 6 बजे तक उनका शूट रहता है। मेरे जो कैरेक्टर है उसका 3 घंटे में मैं मेरा सीन निकाल देता हूँ। अच्छा। क्योंकि मुझे ज़्यादा तैयारी करने की आवश्यकता नहीं होती। 8-9 साल से मैं इसी फील्ड में काम कर रहा हूँ, तो वो मुझे सीन समझा देते हैं, उसका मैं प्रिपरेशन कर लेता हूँ और गया, मेरे लिए वो रेडी रहते हैं जी। गया और अपने डायलॉग बोले निकल गया वहाँ से। देखो, अब एक चीज़ आप समझ पा रहे होंगे कि टीचिंग भी कर पा रहे हैं, एक्टिंग भी करते हैं, और ऐसा नहीं कि ये आज से कर रहे हैं, पिछले करीब 8-9 साल से कर रहे हैं। तो अगर किसी भी चीज़ का अगर आपके अंदर एक डेडिकेशन है, भाई मुझे ये काम करना है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। बशर्ते कंडीशन ये है कि आपका वो कॉन्फिडेंस, आप में वो डेडिकेशन उस काम को लेकर के होना बहुत ज़रूरी है। इस दुनिया में अगर आपका डिसिप्लिन है, जैसे लाइक भी अगर आपको शाम को 5 बजे या 6 बजे 8 बजे तक खाना खा लेना है, ये आपका एक अनुशासन है, नियम है, तो इसको आपसे कौन तोड़वा सकता है? सिर्फ आप तोड़वा सकते हैं। अगर आपको अच्छा खाना खाना है तो उस चीज़ से आपको कौन, उस नियम से आपको कौन तोड़वा सकता है? आप। अगर आपके पढ़ने की हैबिट रोज की 5 घंटे की है तो उस नियम से आपको कौन तोड़वा सकता है? सिर्फ आप। आपको अपने काम से, अपने प्रोफेशन से प्रेम करने के बाद वहां से तोड़वाने का काम कौन करेगा? सिर्फ आप। तो जब सब चीज आप कर रहे हैं तो फिर दूसरा जिम्मेदार कभी नहीं होगा। और हमारी लाइफ की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम किसी को देख करके ये सोचते हैं कि भाई इसकी लाइफ तो बहुत अच्छी है। नहीं, उसके पास भी 24 घंटे थे, हमारे पास भी 24 घंटे हैं, बट हम क्या करते हैं? हम कंपेयर करते हैं दूसरे के साथ खुद को, और खुद की स्किल्स को नहीं पहचान पाते, खुद के प्रोफेशन को नहीं जान पाते, और उसी वजह से हमारी लाइफ की सबसे बड़ी गड़बड़ होती है कि हम दूसरों पर ब्लेम करते हैं। जब जब आपका कंट्रोल आपसे दूर होगा, मतलब आउटकम में होगा, तो आप हर वक्त उस समय एक्सक्यूज देंगे, भाई नहीं इस काम को मैं नहीं कर सकता, क्योंकि वो काम वो उस वजह से कर पा रहे हैं। तो आपका कंट्रोल वहाँ पे खुद पे है ही नहीं, क्योंकि उसके पास वो चीज़ है जो आपके पास है नहीं। तो ये जब जब हम करेंगे, हमारी लाइफ ग्रो होने के बजाय डाउनग्रेड में आएगी, और हमारी लाइफ कब पता नहीं एक गहरे गड्ढे में जाकर के फंस जाएगी, तो वहां से निकलना लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन उसके लिए आपको किसी एक प्रोफेशन को चुनना बहुत जरूरी है। मल्टीपल नहीं कर सकते, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कम से कम ऑलमोस्ट एक तो करिए। एक्सक्यूज नहीं देना है आपको, सबसे बड़ी बात। एक सवाल हम इनसे और कंसल्ट करेंगे कि आपकी लाइफ का जो अभी तक का जो जीवन जो सार रहा, इसमें वन ऑफ द बेस्ट गोल्डन मोमेंट आपका कौन सा रहा? देखो, वैसे तो लाइफ के सारे ही जो मोमेंट हैं वो सारे गोल्डन ही हैं। हाँ। और इंसान को गोल्डन समझ के ही जीना चाहिए, भले कितनी परेशानी आए जी, क्योंकि ये पार्ट्स ऑफ लाइफ। जी। वो भी अपना गोल्डन मोमेंट ही है जी। अपन का अचानक कहीं गिर गए, वो भी गोल्डन। लेकिन लोग बैठ के रोने लगते हैं, अरे रो मत, गिर गया तो तू मर भी सकता था, लेकिन जिंदा है, इस चीज की खुशी मना। अभी मैं थोड़े दिन पहले नांगल कोजू जा रहा था। हाँ। तो नांगल कोजू जाते जाते गाड़ी अचानक एक्सीडेंट हुई। ऐसा कुछ हुआ। आप ही? मेरी गाड़ी। अच्छा। गाड़ी उस पे दीवार पे जो मेड़ बनी हुई थी ना, मेड़ के ऊपर चढ़ी, 3 हवा में पलटियां खाई, 3 पलटियां खा के नीचे गिरी। अच्छा। मैंने सीट बेल्ट लगा रखा था, अंदर ही बैठा था मैं। जैसे बैठा, बैठते ही मेरे सबसे पहले माइंड में ये आया कि यार बच गए नहीं। मैं कहा यार मर भी गए। अच्छा, ऐसे मरते हैं। फिर मेरे को मेरा मोबाइल दिखा वहाँ पास में। हाँ। एक्चुअल में मैं सही बता रहा हूँ कि उस समय मुझे ये लगा कि मैं मर चुका हूँ, और ऐसे मरते हैं। अभी 1 महीने पहले की बात है। फिर मोबाइल दिखा तो मैंने कहा यार इस बात की ट्राई करते हैं कि वास्तव में अपन मरे कि बच गए। क्योंकि जब एक्सीडेंट हुआ इतना खतरनाक हुआ था कि बचने की कोई संभावना थी नहीं उसमें। गाड़ी बिल्कुल एक तरफ से खत्म हो गई थी, 3 पलटियां खाई, और गिरते ही जो मेरा सबसे पहली जो मेरी यादाश्त थी वो ये थी कि लो यार मरी गए। ये मेरे रिएक्शन थे। फिर वहाँ से फ़ोन उठाया, जहाँ में राकेश जी जो
श्याम बाल निकेतन चलाते हैं, राकेश जी मेरा अच्छे मित्र हैं। उनको मैंने कॉल किया, कॉल दूसरी घंटी में उठा लिया क्योंकि मैं जा तो रहा था उनके पास। घंटी में फ़ोन उठाते उन्होंने कहा कि हेलो, तो फिर मेरा जो आवाज़ निकली मुझ से, मैंने कहा यार बच तो गया। तो मुझे लगा यार मरे तो नहीं पर बच तो गए। तो उन्होंने कहा बच तो गया मतलब क्या? मैंने कहा यार एक्सीडेंट हो गया, या गाड़ी के अंदर बैठा हूँ और आ जाओ निकालो। बोले यार क्यों मजाक कर रहे हो, क्योंकि मैं कॉमेडी करता हूँ तो अगले एक्चुअल में मानते भी नहीं इस चीज़ को कि ऐसा कुछ हुआ। मैंने कहा एक्सीडेंट हो गया आपके पास में ही, आओ गाड़ी का फाटक खोलो और मुझे अंदर से बाहर निकालो। 2 बार कहने के बाद भी वो नहीं माने। मैंने कहा यार आपकी कसम वीडियो कॉल करके दे वास्तव में, क्योंकि मुझे हंसी आ रही थी उस समय। अब हंसी माइंड में कोई चोट लगी उस वजह से आ रही थी या वैसे आ रही थी इसका मुझे पता नहीं। तभी जो नांगल कोजू के जो सरपंच साहब हैं उनके खेत में से कोई काम करने वाला कोई मजदूर था, वो दौड़ के आया। हाँ। और बारह मरगा रहा, इतना वो मारवाड़ी भाषा में बोलता बारह मरगा रहा। गाड़ी के पास में आया तो अंदर से मैं आवाज लगा रहा, जी रोड़ा मत करो। फिर और पाया लागी तो कोने तो फाटक, मन का इसको फाटक को खोलो। वो फाटक निकाली और अब आया बेटा लागी तो कोने। तो मैंने बोला कि बाबा जी मत तो निकाजू, थे तो निकाह चौक। मैंने उनसे डायरेक्ट पूछा कि थे तो निकाह चौक। बोला अरे मेरे का ही लो, मेरे भी कुछ नहीं हुआ। तो ये एक अच्छा मोमेंट मेरी लाइफ का है कि उसमें कुछ भी हो सकता था। जी, इसका मतलब आपने देखो एक चीज़ मानिए, इस यूनिवर्स में एक बहुत बड़ी चीज़ जो मैंने सीखी है कि हर जो मोमेंट हमारी लाइफ में घटित घटनाएं होती है वहाँ पे वो सही के लिए होता है। अब आपने बोला कि वहाँ पे आप मर भी तो सकते थे, मतलब आप बच गए, ये आपकी लाइफ का गोल्डन मोमेंट है। इस चीज़ की खुशियाँ मनाओ ना भाई। सोचने का देखो तरीका हमारा हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। आपकी लाइफ का, हमारी लाइफ का, आपकी लाइफ का हर समय गोल्डन मोमेंट होता है। एक चीज आपका जो ये मूवीज में जो काम करने का जो सफर रहा, ये कहाँ से शुरू हुआ, मतलब कब माइंडसेट में आया यार मुझे मूवी करनी है? देखो मूवी का ऐसा है कि इतना मेरे था नहीं, बचपन से कीड़ा ज़रूर था एक्टिंग का जी। और जैसा मैंने पहले भी बताया कि मैं स्कूल लाइफ में जो जयंतियाँ वगैरह थी उनमें मैं खूब पार्टिसिपेट किए, स्टेज वगैरह में मैं खूब करता था। ऐसे ही मैंने अभी बताया कि राम अवतार जी मेरे मित्र हैं, उनकी निवाड़ा स्कूल चलती थी। एक बार मैं 15 अगस्त का प्रोग्राम वहाँ दे रहा था, उसमें मैंने बेहरू जी का कोई कैरेक्टर किया था। और बेहरू जी का जो कैरेक्टर था वो इतना नेचुरल था। वहीं पे यहाँ अपने पास ही के गांव अमरपुरा से PM जी चौधरी हैं, वो उस प्रोग्राम के अंदर एज ए गेस्ट वो देख रहे थे उस प्रोग्राम को। PM डूडी जी हाँ। जो इस फिल्म लाइन में वो पहले से काम करते थे। अब उन्होंने मुझे सबसे पहले अप्रोच किया जी, ब्रेक दिया था। राजा की लव स्टोरी 2014 के अंदर हमने अमृतसर में शूट करी थी। और मैन लीड कैरेक्टर तो नहीं है, लेकिन मैन लीड का जो बराबर का पार्ट सपोर्टिंग एक्टर होते हैं जी, उनका उन्होंने मुझे कैरेक्टर दिया। बहुत बड़ा कैरेक्टर था। मैं PM जी को भी बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इतना बड़ा रोल बिना किसी ऑडिशन के मुझे डायरेक्ट ऑफर किया और उसको मैंने बखूबी निभाया। तो एक चीज़ जैसे अभी आपने बोली कि डेडिकेशन, तो जैसे आपकी लाइफ में जो भी आप काम करते हैं, जैसे 6 दिन स्कूल रहते हैं, संडे को अपने क्लिनिक पे रहते हैं, उसके बाद फिर आप मूवीज़ भी करते हैं, तो इतना डेडिकेशन का भाव मतलब कैसे आता है आपके अंदर? हाँ, शुरू से यही है कि अभी इसका भी मैं आपको एक वाकया बताना चाहूँगा, दर्शकों को भी बताना चाहूँगा जी। मैं संडे को क्लिनिक चलाता हूँ, जैसा कि हमने पहले बता दिया, और मैं कहीं भी रहूँ जी, मैं संडे को आता ही आता हूँ। अब कई बार देखो अपने इस प्रकार के जो अपने वो बना लेते हैं ना नियम, इसकी परीक्षा भी कई बार समय समय पर ऊपर वाला भी लेता रहता है। ऐसा ही हुआ कि 4 दिसंबर 2011 को मेरी शादी फिक्स हुई जी, और उस दिन रविवार ही था। अब रविवार था तो पेशेंट भी देखने जरूरी थे और शादी थी तो सीधी सी बात है उस दिन दूल्हा भी मैं संडे के दिन ही थी आपकी शादी? जी, मेरी शादी संडे को ही थी जी। अब परिवार लंबा चौड़ा है, 5 हमारे पिताजी और 5 भाई हैं, उनके हम 20 भाई थे। भाभियाँ भी बहुत थी, मैं भाभियों का लाडला भी हूँ शुरू से ही। अच्छा। क्योंकि चुटकुले, डायलॉग, कहानियाँ, किस्से, गाने, भजन वगैरह चलते रहते हैं, तो मैं थोड़ा सा कि मेरा कैरेक्टर भी इसी टाइप का था, थोड़ा चंचल, तो इस प्रकार से लाडला भी हूँ। तो सुबह ही भाभियाँ तो ले थालियाँ नहलाने के लिए पीटी वीटी लेके तैयार। अब वो नहलाए किसको, लाल जी तो तैयार होके सीधे क्लिनिक पे आ गए। घर से फ़ोन आ रहा है कि कब आओगे कब आओगे। मैं बताना चाहूँगा उस दिन मैं 1 बजे तक पेशेंट देखा,
पेशेंट देखने के बाद में मैं घर पे गया। ससुराल वालों की तरफ से कुछ वहाँ ट्रेजेडी ऐसी हो गई थी कि उनको जल्दी बारात बुलानी पड़ी। उन्होंने ये कहा था कि कैसे भी 4 बजे बारात पहुंच जानी चाहिए, गार्डन में पहुंच जानी चाहिए। 1 बजे मुझे क्लिनिक से फ्री होना है, घर जाके नहाना है, फिर ये जो जितनी भी रस्में होती हैं वो पूरी रस्में भी करनी है, 4 बजे पहुंचना भी है। मैं सही बता रहा हूँ ऑन कैमरा, मैं ठीक 4 बजे बराला गार्डन चोमू पहुंच भी गया था। देखो पहली शादी थी, कुछ चाव भी था, इस वजह से पूरा काम जल्दी। वैसे शादी तो सबकी पहली आखिरी होती है, किसी की दूसरी नहीं होती। वो तो किसी के अगर टांग फंस जाए तब वो किसी वजह से दूसरी होती है, बाकी लगभग सब नहीं, फिर भी थोड़ा सा पहली शादी का चाव होता ही है। लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगा कि वर्क इज वर्शिप जी, कार्य ही पूजा है। मेरे लिए ये सारी चीज़ें बाद की हैं, मेरे लिए पहले काम था। मैं मेरे पहले काम पे गया, उसके बाद में मैंने जितनी भी रस्में होती हैं वो की। और टाइम मैनेजमेंट की जो बात की थी ना, ससुराल वालों ने कहा कि 4 बजे बारात आनी चाहिए। मैं ठीक 4 बजे पहुंच गया था। ये मेरा शुरू से ही है। मैं जब कॉल टाइम होता है, भले ही वो फिल्म लाइन का हो, मुझे याद नहीं है कि मैं मेरे 20 साल के कैरियर में, स्कूल कैरियर की बात करूं तो मुझे 20 साल हो गए लगभग टीचिंग करवाते। 20 साल में मैं कभी लेट आया मुझे याद नहीं है। 20 साल में मैं कभी स्कूल में लेट नहीं रहा जी, मैं टाइम से पहुंचता हूँ। देखो आज के सेशन में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद हमें आज से पहले सीखने को नहीं मिली। और जैसा कि मैं कुछ हर बार आपको सेशन में सिखाने का प्रयास करता हूँ, बट आज का सेशन तो आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट गोल्डन सेशन होने वाला है। इस सेशन में देखो 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, हज़ारों ऐसी चीज़ें मिलेगी। हज़ारों तो खैर मैंने ज़्यादा बोल दी, बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप लाइफ में इम्प्लीमेंट करके उनका इफेक्ट अपनी लाइफ पे होता हुआ आप महसूस कर सकते हैं। और 2 चीज़ सबसे बेहतरीन जो मैंने सीखी वो आपको सीखनी चाहिए। नंबर 1 डेडिकेशन, कि आपका काम ही आपकी पूजा है। आपको हर वो काम जो आप चाहते हैं वो आपके लिए प्राथमिकता होना चाहिए, उसके बाद फिर आपके सब काम होने चाहिए। सपोज देन जैसे कि उन्होंने अपनी शादी का एक एग्जाम्पल दिया कि अगर जिस दिन आपकी शादी हो और उस दिन भी अगर आपको क्लिनिक जाना पड़े तो आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे, लेकिन ये गए। और हमारा जैसा अगर कोई होगा, नहीं जी हमारी तो पहली शादी है, हम तो साला शादी को एंजॉय करेंगे, लेकिन ये नहीं करना। मतलब मेरी बात को समझना, आपके लिए आपके काम की प्राथमिकता सर्वोपरि होनी चाहिए। जिस दिन आप अपने काम से मोहब्बत करेंगे उस दिन आप उसी फील्ड के सबसे पक्के खिलाड़ी बनेंगे। बट ये सोचना और समझना आपको जरूरी है। और नंबर 2 कि आप मल्टीपल वर्क कर सकते हैं, लेकिन मल्टीपल में अगर आपकी चॉइस सिर्फ एक काम को लेकर के है तो उसी एक काम को करो जिसको आप करना वास्तव में चाहते हैं, जिसमें आपकी बॉडी की जब तक सांस चलेगी तब तक अगर आप उस काम को करने की जिद्दोजहद रखते हैं तो यकीनन आप उस काम को इस दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज़ों में से एक करके अपने आप को डायमंड बना लेंगे। बट ये समझना आपको ज़रूरी है। देखो एक बात इनसे और कंसल्ट करेंगे कि आप मल्टीपल वर्क करते हैं, पेंटिंग भी करते हैं, आप एज ए टीचर भी हैं, एज ए एक्टर भी हैं, आर्टिस्ट में सब चीज़ें लगभग कर रहे हैं। तो इतना काम करने के बाद में लगभग जैसे मैंने नोटिस किया है बहुत सारे लोगों में अहम हो जाता है कि भाई मैंने इस काम को किया। तो इतना काम करने के बावजूद ही फिर आपकी जो लाइफ स्टाइल है वो सिंपल है। तो इसके पीछे मतलब कोई ज़मीन से जुड़ाव है, परिवार के कुछ संस्कारों का कमाल है, या ऐसी कौन सी बात है जो आपको इस चीज़ से जोड़ करके रखती है? देखिए आशीष जी, इसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि इतना करने के बाद में भी मुझे किसी चीज़ का घमंड नहीं है। और घमंड क्यों नहीं है, इसका एक ही रीज़न है जी। मैं एक बात बहुत अच्छे से जानता हूँ कि ज़िंदगी में एक रात ऐसी भी आएगी जिसके बाद में सवेरा नहीं आएगा, विदा होना पड़ेगा। बस यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। मुझे बस वो चीज़ याद है कि वो रात कभी आ जाएगी और उसके बाद में कभी सवेरा नहीं होगा। तो इसलिए काहे का घमंड करना, जो है वो ठीक है। देखो सर, आपने बड़ी गजब की बात बताई है कि ये मिट्टी की दुकान है और एक दिन ये खाली होनी ही होनी है, और 101% खाली होगी। ये बात शायद हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि हम ही डिस्कस कर रहे हैं, हम पे लागू नहीं होगी, ये आप पे भी लागू है। इस बात को आप जानते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। अगर एक चीज़ जो मैंने और सीखना चाहूँगा कि जैसे मेरे जो कई लोग यूट्यूबर हैं, जैसे वो कई बार ऐसा कुछ सवाल करते हैं जो आपसे मैं लास्ट सवाल पूछूंगा। जैसे एज आप पेरेंट्स हैं और कई बच्चे ऐसे हैं जो अभी बहुत छोटी उम्र से हैं, वो क्या बोलते हैं कि हमें बहुत कुछ करना, हमारे कुछ सपने हैं, लेकिन पेरेंट्स हमारा सपोर्ट नहीं करते हैं। भाई हम उनको बोलते हैं भाई मुझे काम करना है, बट वो सपोर्ट नहीं करते हैं। तो इसके पीछे वास्तव में जैसे वो क्या करते हैं, उस
पेरेंट्स के डिसीजन को नेगेटिव सोच के साथ लेते हैं, भाई वो शायद हमारा सपोर्ट नहीं कर रही है, हमारा भला नहीं चाहते, या हम जो चाहते हैं वो हमें करना नहीं दे रहे, मतलब बहुत सारी चीज़ें वो गलत वे में ले लेते हैं जी। तो इसके पीछे आप एक एज ए पेरेंट्स हैं तो आप अपनी थिंकिंग को कैसे शेयर करेंगे, मतलब क्या सोच रहती है पेरेंट्स की उस समय उन बच्चों को लेकर के, तो एक वो आप बात जरूर बताएं हमें। देखिए, हर बार अपन जो सोचते हैं वो सही सोचें ये ज़रूरी नहीं जी। और हर बार पेरेंट्स जो सोच रहे हैं वो भी ज़रूरी नहीं जी। कहीं ना कहीं दोनों चीज़ों में बैठ के अपने को तालमेल बिठाना चाहिए। अपने जीवन में कई बार ऐसी चीज़ें आ जाती है, पेरेंट्स कहता है नहीं ऐसा नहीं ये कर, जी। बच्चा कहता है कि नहीं मैं ये नहीं वो करूँगा, और इस चीज़ को लेके दोनों में कई बार तकरार की स्थिति आ जाती है, ज़्यादातर आपसी उनमें मतभेद हो जाते हैं। जी। देखिए, मतभेद हो सकते हैं लेकिन जीवन में कभी भी मनभेद नहीं होना चाहिए जी। अपने पेरेंट्स के साथ। मैं आज के यूथ को भी यही कहना चाहूँगा, मतभेद हो जाएं लेकिन मन में भेद नहीं आना चाहिए। जो भी माता पिता अपने लिए सोचते हैं वो अपने लिए बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव सोचते हैं जी। अब हो सकता है कि वो अपन उससे भी अलग कुछ करने की सोचते हैं, तो अपने को प्यार से पेरेंट्स के साथ बैठ करके कहीं ना कहीं उनको इस तरीके से अपन समझाएं कि वो अच्छी तरह से वो अपने माता पिता समझ जाते हैं कोई बात, लेकिन अपना समझाने का तरीका क्या है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कई बार मेरे पास भी बच्चे आते हैं कि सर मैं ये करना चाहता हूँ और पापा ये करें कि तू तैयारी कर ले पटवारी की, मेरा तो इंटरेस्ट फौज में है। तो फिर मुझे लगता है कि ये फौज में जाने लायक है या ठीक है इसका, तो मैं पेरेंट्स से भी बात करता हूँ कि देखिए आप जो हैं, कई बार पेरेंट्स जो हैं वो बोलते हैं कि बच्चे की आजकल देखो 60% 65% बन जाती है, ऐसे ही जीवे में बन जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। पेरेंट्स क्या करते हैं, सीधे ले जाके उसको सिक्कर टाँगते हैं, फिर बच्चे रोते हुए मेरे पास आते हैं। कई बार बच्चे आते हैं, ऐसे बहुत बच्चे आते हैं कि सर पापा ने मुझे मैथमेटिक्स दिला दी, पापा ने मुझे साइंस दिला दी, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रही। तो पेरेंट्स को बुलाते हैं कि यार ये इस चीज़ का इसमें इंटरेस्ट नहीं है तो आप इस पर थोपो मत। पेरेंट्स को भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपनी इच्छाएं बच्चों पे थोपे नहीं, आप पहले उनकी प्रतिभा को समझने का प्रयास करें कि वो किस फील्ड में जा सकता है और कौन से फील्ड में बहुत अच्छा कर सकता है। आप वो ही फील्ड चुने, उसी में कुछ नवाचार लाने की कोशिश करें, तो ये उस बच्चे के लिए भी और आपके लिए भी बहुत ही बेहतर होगा। एक चीज़ और पूछेंगे कि आपने मल्टीपल वर्क किए और सभी में लगभग आप सक्सेस भी रहे, तो इस सक्सेस में जैसे हर इंसान का क्रेडिट एक अलग अलग पर्सन को जाता है, तो आपकी लाइफ की जो अभी तक की जो यात्रा रही और इसमें आपने जो अचीव किया, इसके पीछे आप अपना क्रेडिट किन को देना चाहेंगे? भाई यार मेरी लाइफ में इन इंसानों का या इन पर्सन का या इन दोस्तों का सबसे ज़्यादा रोल इन्वॉल्व रहा। देखो आशीष जी, मेरी जितनी भी अब तक की जर्नी है इसमें जिन लोगों का सहयोग रहा वो सबसे पहला जो सहयोग है वो मेरे माता पिता का आशीर्वाद है और उन्हीं का सहयोग है। आज तक मेरे माता पिता ने कभी, मैं अलग अलग काम कर लेता हूँ कभी भी, और करने के बाद भी उनको पता चलता है कि ये तो पेंटिंग कर रहा है साहब, ये तो आज वहाँ गाना गाने चला गया, इस प्रकार से हो गया। तो मेरे माता पिता का जो आशीर्वाद है वो हमेशा मेरे साथ रहा है। उसके अलावा मेरा परिवार है और सबसे ज़्यादा जो काम है वो मेरे जो गांव है, यहाँ के जो लोग हैं वो मुझे समय समय पे मोटिवेट करते रहते हैं। तो सभी लोगों का, बाकी आप जैसे दोस्तों का, भाइयों का, सभी का सहयोग है। तो राघव जी सर, आपका बहुत बहुत हमारा धन्यवाद।